बैटल थ्रू द हेवंस के एक और मजेदार से एपिसोड में आपका स्वागत है। इसकी शुरुआत करने से पहले मैं रिमाइंड करवाना चाहूंगा, नए मेंबर्स डिस्क्रिप्शन में जाके नोबल की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो सो दैट आपकी अभी तक की स्टोरी पूरी क्लियर रहे। जियान ने पिछले एपिसोड में उस अर्थ डीमन पपेट को रिफाइन कर लिया था। वाली पपेट टेक्निक तो स्काई डीमन पपेट की है, जिसे 3 भागों में डिवाइड किया गया था। सबसे ऊपर वाला है स्काई, फिर अर्थ और मैन। जिस डीमन पपेट का रंग गोल्ड होता है वो होता है स्काई डीमन पपेट, लेकिन जियान ने जिस पपेट को रिफाइन किया था उसका शुरुआत में तो रंग ब्रॉन्ज था, जो कि सबसे वाले नीचे लेवल का पपेट होता है। लेकिन थोड़ी सी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो पहुंच जाता है सिल्वर लेवल पे, यानी कि अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुका था अर्थ लेवल के पपेट में। और भाई जियान के पास यहीं पे एक खतरनाक सा हेल्पर आ गया है, क्योंकि इस अर्थ डीमन पपेट की स्ट्रेंथ पहुंच चुकी थी 6 to 7 स्टार पे। मतलब तुम समझ रहे हो, अभी पूरे ब्लैक कॉर्नर रीजन में उससे पावरफुल कोई नहीं है। ये सब करने के बाद अब समय आ गया था हेवन सोर्ड ब्लड बोन पिल को रिफाइन करने का, जिसे सेंट्रल प्लेन्स जाने से पहले जियान को क्वीन मेडुसा को ये भेजनी थी। लेकिन इस हेवन सोल पिल को रिफाइन करने की जियान जल्दी नहीं करता। आखिरकार ये एक लेवल 7 की पिल थी। अगर जियान भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिकवर करने के बाद अपनी हेवनली फ्लेम से इसे रिफाइन करने की कोशिश करता है, तब भी इस लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने के चांसेस 50% से ज्यादा नहीं होंगे। इस अर्थ डीमन पपेट को रिफाइन करने की वजह से उसका काफी एग्जॉशन हो चुका था। सबसे पहले उसे जरूरत थी अपनी दुकी को रिकवर करने की। दूसरी बात यह है कि जियान ने उस हेवन सोल ब्लड बोन पिल के इंग्रेडिएंट्स को नहीं ढूंढा था। सारी जड़ी बूटियों को इकट्ठे करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है कि एक ही अटेम्प्ट में इसे रिफाइन कर दिया जाएगा। इस वजह से जियान को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी, जिससे उसके बीच में ही टाटा फेस ना हो। अच्छी बात यह है कि उसे खुद इन जड़ी बूटियों को ढूंढने में इतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वो इनके बारे में शाओली को बताता है, शाओली ने इन जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए ऑर्डर पास कर दिया था। इस तरीके की लार्ज स्केल सर्च जियान के खुद सर्च करने से काफी एफिशिएंट थी। जब इंग्रेडिएंट्स के ढूंढने का मैटर शाओली के ऊपर चला जाता है तो जियान इस बात से काफी रिलैक्स फील कर रहा था। जैसे ही उसे टाइम मिलता वो पान गेट के मेंबर्स को कुछ पॉइंटर्स देता था, जिससे उनकी ट्रेनिंग और भी अच्छे से इम्प्रूव हो सके। बाकी के बचे टाइम में वो खुद ही कल्टिवेट कर रहा था। जितनी जल्दी वो अपनी पीक कंडीशन में वापस लौटेगा उतनी ही जल्दी वो रिफाइनमेंट को शुरू कर पाएगा। ये सब होने के लिए जियान को करीब 10 दिन का वेट करना पड़ता है। 10 दिन के बाद शाओली ने उन सारे इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लिया था जिनकी लिस्ट जियान ने उसे दी थी। इन जड़ी बूटियों को देख के जियान बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। अब ये जड़ी बूटियां उसके पास ऑलरेडी 3 दिन पहले आ चुकी थी। हम देखते हैं जियान को अपनी ट्रेनिंग स्टेट से बाहर आते हुए। जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला था, पूरे रूम में एक विस्लिंग साउंड के साथ हवा चलने लगती है। हमें कुछ थंडर जैसी आवाजें भी सुनाई देती हैं। एक इनविजिबल स्ट्रेंथ की वजह से उसके कपड़े अपने आप ही फ्लटर कर रहे थे। अपनी कंडीशन को चेक करके जियान की आंखों में एक चमक और उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो फील कर पा रहा था कि जब से वो 6 स्टार 2 होआंग पे पहुंचा है, ये उसकी बेस्ट कंडीशन है। जियान आसमान की तरफ देख के कहता है अब समय आ गया है। जब वो अपने बेड से उठता है तो उन व्हाइट रोब्स की वजह से वो काफी टॉल दिखाई दे रहा था। जियान कहता है चलो शुरुआत करी जाए। तुरंत ही इस कमरे में सुनाई देता है एक थंडर जैसा तेज साउंड। वहीं पे जियान का फिगर एकदम ब्लरी होने लगता है। एक मोमेंट के बाद वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। तभी हमारा ध्यान शिफ्ट होता है एक स्टेयर केस की तरफ। ये पत्थरों से बनी सीढ़ियां इनर एकेडमी के बीच में थी। इस रॉक स्टेयर केस के ऊपर था एक प्लेटफॉर्म जिसपे 2 लोग बैठ सकते थे। ये इनर एकेडमी का सबसे ऊंचा प्लेटफॉर्म था। यहाँ पे ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स का आना बिल्कुल प्रोहिबिटेड था। कोई अपना मुंह उठा के स्टेयर केस की तरफ देखता है तो ये प्लेटफॉर्म काफी ऊंची जगह पे होने की वजह से उसे बहुत छोटा दिखाई देगा। वहीं पे जब कोई इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है तो उसे पूरी इनर एकेडमी का व्यू दिखाई देता है। सिमिलरली एकेडमी में कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ से इस प्लेटफॉर्म को ना देखा जा सके। जियान को फर्स्ट एल्डर ने बताया था कि ये सीढ़ियां और प्लेटफॉर्म बहुत ही पुराने टाइम में बने हुए हैं। हमारे हेडमास्टर इस पे ट्रेन किया करते थे। ये रीजन है नॉर्मल स्टूडेंट के वहाँ पे न जाने का। लेकिन जब जियान कहता है कि वो लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने वाला है तो फिर एल्डर सूचियन उसे वहाँ पे जाने के लिए अलाउ करते हैं। इससे एक बात क्लियर होती है कि ये जगह इतनी ऑर्डिनरी लग रही है उतनी है नहीं। हेडमास्टर के यहाँ पे ट्रेन करने का कुछ न कुछ रीजन तो होगा ही। अगर यहाँ पे कोई शार्प सेंसेस वाला कल्टिवेटर आता है तो वो इस प्लेटफॉर्म से हल्की सी स्पेस रिपल्स को फील कर सकता है। ये स्पेस की रिपल्स बहुत ही यूनिक थी, क्योंकि ये एक तरीके के मैग्नेट का काम करती थी, जिससे आसपास की नेचुरल एनर्जी इनकी तरफ खींची चली आती थी। यही रीजन था कि यहाँ पे ट्रेन करना बहुत ही बेनिफिशियल होता था। एडिशनली इस प्लेटफॉर्म की सेफ्टी भी काफी हाई है। यहाँ पे स्पेशल एनर्जी का ही प्रोटेक्शन के रूप में यूज किया गया है। बेसिकली जो भी इनर एकेडमी में यहाँ पे प्रैक्टिस करने की क्वालिफिकेशंस को पोजेस करते थे उनके नंबर बहुत ही कम होते हैं। तभी हमारा ध्यान जाता है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। तुरंत एक थंडर जैसा मफल्ड साउंड यहाँ पे सुनाई दिया था। एक फिगर यहाँ पे लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ रहा था। फाइनली वो यहाँ पे अपीयर होने के बाद क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठ जाता है। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो अपीयर हुआ था वो जियान ही था। पीक कंडीशन में होने की वजह से काफी
पावरफुल दुई ने उसकी बॉडी को सराउंड करके रखा था। इस पावर की वजह से वो काफी मेजेस्टिक एनर्जी को फील कर पा रहा था। ये वो पावर का एहसास था जिसे कई पीतो हुआंग के प्रैक्टिशनर्स भी फील नहीं कर पाते थे। जियान की करंट कंडीशन की वजह से वो अंधेरे में एक उजाले जैसा काम करता है। जैसे ही वो यहाँ पे अपीयर हुआ था तुरंत ही इनर एकेडमी की कई जगहों से कई फिगर्स उसकी तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर में वो जियान से करीब 100 मीटर की दूरी पे अपीयर हो चुके थे। इन एल्डर्स को देख के पीछे से और लोग आ जाते हैं। ये सभी लोग एक फिगर को देख के अपने दोनों हाथ कप करते हैं। इनर एकेडमी में ऐसी रिस्पेक्ट तो बस एल्डर सूचियान की हो सकती थी। इस समय एल्डर सूचियान जियान को काफी ध्यान से देख रहे थे। जब वो फील करते हैं कि कैसे जियान की दुई की फ्लो कर रही है तो फिर उनके चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो दूसरी तरफ खड़ी लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देख के कहते हैं, लगता है आज के दिन के लिए जियान ने काफी ज्यादा एफर्ट लगाया है। ये सुन के शाओशियान ने भी नोट कर दिया था। जब नीचे इकट्ठे हुए लोगों के ऊपर उसका ध्यान जाता है तो उसकी आईब्राउज थोड़ी सिकुड़ गई थी। शाओशियान कहती है कि क्या ऐसी डिस्टरबेंस के बीच में पिल रिफाइनिंग सही है? एल्डर सूचियान इसका हंसते हुए रिप्लाई करते हैं कि हमारे हेडमास्टर ने अपने ट्रेनिंग के टाइम पे यहाँ पे एक स्पेशल बैरियर को कंस्ट्रक्ट किया था जिस वजह से जियान को कोई बाहर से डिस्टर्ब नहीं कर सकता। और तो और मैंने जियान को यहाँ पे पिल रिफाइनमेंट के लिए इसलिए अलाउ किया है क्योंकि लेवल 7 की पिल रिफाइनिंग डेफिनेटली एक थंडर ट्रिब्यूलेशन को आकर्षित करेगी। ये अनयूजुअल फिनोमेना काफी डेंजरस हो सकता है। इस वजह से ये स्पेशल फॉर्मेशन जियान की हेल्प कर सकती है। ये सुन के लिटिल फेई डॉक्टर ने नोट किया था। अपनी ग्रेज पर्पल आंखों के साथ जियान को देखने के अलावा वो कुछ नहीं कहती। इतने सारे एल्डर्स के यहाँ पे इकट्ठे होने की वजह से पूरी इनर एकेडमी में एक कमोशन कट जाता है। सभी लोग अपनी जगह से इस रॉक प्लेटफॉर्म की तरफ देखने लगे थे। दूर से उन्हें एक ब्लैक फिगर दिखाई देता है जो कि यहाँ पे क्रॉस सीटेड पोजीशन में बैठा हुआ था। फिर क्या लोगों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं। एक लड़का कहता है, ये तो सीनियर जियान है, आखिर ये यहाँ पे क्यों अपीयर हुए हैं? तब ये खबरीलाल बंदा बोलता है कि मैंने एक पान गेट के मेंबर को ये कहते हुए सुना कि सीनियर जियान एक हायर लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए प्लान कर रहे हैं। तो एक बंदा कहता है, क्या सच में वो पिल को रिफाइन करने वाले हैं? मैं ये सुनता आ रहा हूँ कि सीनियर जियान बस बहुत ही स्ट्रॉन्ग नहीं है बल्कि वो एक लेवल 60 ईयर के एल्केमिस्ट भी है। फाइनली आज उनकी पिल रिफाइनमेंट देखने को मुझे भी मिलेगी। जब मैं अपने टाउन में वापस लौटूंगा तो फिर मेरे एक्सपीरियंस के बारे में सुन के लोग एकदम भौचक्के हो जाएंगे। इस तरीके की प्राइवेट कन्वर्सेशन इनर एकेडमी में हर जगह हो रही थी। जरूरी काम कर रहे डिसाइपल्स भी उन्हें छोड़ देते हैं। वो सारे अपने रूम से बाहर निकल के एक ऐसी स्पेशियस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ से वो रॉक प्लेटफॉर्म काफी अच्छे से विजिबल हो। खासकर जब उनका ध्यान जाता है उस ब्लैक रोब्ड फिगर पे तो सभी की आंखों में एक फियर और रिस्पेक्ट देखी जा सकती है। जब से इनर एकेडमी के डिसाइपल्स ने जियान को ओल्ड ग्राउंड ह्यूमन घोस्ट से फाइट करते हुए देखा था तब से उन सभी के दिलों में जियान की पोजीशन एकेडमी के एल्डर्स से भी आगे हो गई थी। जियान के इस रॉक प्लेटफॉर्म से दूर था एक टॉल पवेलियन। अभी वहाँ पे कई फिगर्स देखे जा सकते हैं। कॉमन बात ये थी कि इन सभी की चेस्ट पे एक सिमिलर बैज को देखा जा सकता है। सरप्राइजिंगली ये सभी लोग थे पान गेट के मेंबर्स। वो होजिया, शाओयू और शेंगलन खड़े थे इनकी लीडर के स्पॉट पे। नॉर्मल लोगों से ये जियान के पिल रिफाइनमेंट के बारे में ज्यादा जानते थे, खासकर एक लेवल 7 की पिल। इस नाम को सुनकर कई लोग की आंखें एकदम लाल हो जाती थी। ब्लैक कॉर्नर रीजन में ऐसी पिल को बहुत ही कम बार देखा जा सकता है। खासकर कोई ऐसा एल्केमिस्ट जो ऐसी पिल को रिफाइन कर पाए वो भी यहाँ पे कई सालों से अपीयर नहीं हुआ है। टीयर 7 की पिल को मेडिसिन रिफाइनिंग के पीक में रैंक किया जाता है। इवन जियान इस पिल को सेंट्रल प्लेन्स में जाके रिफाइन करता तब भी ये कई एक्सपर्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती, क्योंकि हाई लेवल के दोजोंग कल्टिवेटर्स भी ऐसी लेवल 7 की पिल को स्नैच करने से पीछे नहीं हटते। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है वो हाउ की तरफ। अभी वो नीचे के एरिया की तरफ देख रहा था। जो प्लेसेस कभी खाली रहते थे वहाँ पे अब खड़े होने की जगह नहीं रही है। सभी की नजरें टिकी हुई थी इस ब्लैक रोब्ड यंग मैन पे। वो हाउ कहता है कि ये बंदा जाने वाला है लेकिन उससे पहले भी इतना बड़ा सीन क्रिएट कर रहा है। मुझे लगता है हमारी इनर एकेडमी की हिस्ट्री में ये पहली बार है जब सभी लोग इस तरीके से इकट्ठे हुए हैं। जब साइड में खड़ी शाओयू जियान को देखती है तो फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई थी। शाओयू कहती है कि अगर जियान सक्सेसफुल रहता है तो फिर हमारी इनर एकेडमी की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बन जाएगा। शाओयू को ये इमेजिन करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी कि इनर एकेडमी के सबसे इम्पोर्टेंट जगह पे बैठा हुआ ये वही यूथ है जिसे कभी शाओ क्लैन में एक ट्रैश बोला जाता था। तभी हमारा ध्यान जाता है हुजिया की तरफ। हुजिया कहती है जब से हमारी जानन एकेडमी शुरू हुई है तब से बस 2 ऐसे स्टूडेंट्स थे जो कि ग्रेजुएशन से पहले 2 हुआंग में ब्रेक थ्रू कर पाए थे। इनमें से एक बंदे ने तो दोजोंग में ब्रेक थ्रू कर लिया था। ये लोग कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे। शुरू से ही टैलेंट की इनके पास कोई कमी नहीं थी। यही रीजन था उनके इतनी जल्दी ब्रेक थ्रू का। लेकिन अगर जियान आज लेवल 7 की पिल को रिफाइन कर लेता है तो वो डेफिनेटली इन दोनों को सरपास कर देगा। वो जियान की तरफ देख के कहती है सच में बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग है। इसे देख के अब तो मेरा भी हार्ट मूव कर गया है। तभी मैं कहूँ कि जूनर जियान को लेके इतनी पागल क्यों थी। साइड में खड़ी नीले कपड़ों में शेंगलन ये सब सुन के स्माइल करने लगती है। हम उसे अपनी फिस्ट को क्लेंच करते हुए देखते हैं। जैसे तैसे करके वो अपने इमोशंस को सरप्राइज कर रही थी। उसके चेहरे पे भी बहुत ही एक्साइटेड
एक्साइटेड एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, क्योंकि अगर जियान ने यहाँ पे लेवल 7 की पिल को रिफाइन कर लिया तो फिर उसका पोटेंशियल और भी टेरिफाइंग हो जाएगा, क्योंकि सेंट्रल प्लेन्स में भी एक ऐसे एल्केमिस्ट को ढूंढना जो कि इतनी कम एज में लेवल 7 की पिल को रिफाइन कर सके, ये काम डेफिनेटली बहुत ज्यादा रेयर है। जियान जो कि प्लेटफॉर्म पर बैठ के अपने मन को शांत कर रहा था, वो इस बात से बिल्कुल अनअवेयर था कि उसने कितना बड़ा कमोशन क्रिएट किया है। इस समय उसका दिमाग बिल्कुल फोकस्ड था, बाहरी डिस्ट्रैक्शंस उसके दिमाग से बिल्कुल गायब हो चुके थे। अगले ही पल में उसकी नोज से एक ब्रेथ बाहर आई थी। तुरंत ही उसका एक्सप्रेशन सोलम हो जाता है। जैसे ही उसके दोनों हाथ मूव करते हैं, सामने एक ब्राइट रेड कलरन अपीयर हो चुका था। जब ये कलरन जमीन पे गिरता है तो यहाँ से काफी हैवी क्लैंक क्लैंक साउंड बाहर आते हैं। जब से उसने एल्केमी शुरू करी थी तब से ये उसकी सबसे डिफिकल्ट पिल रिफाइनिंग होने वाली है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है इस कलरन की तरफ। इसका कलर एकदम क्रिम्सन रेड था, जिससे कई बीस्ट की कार्विंग्स ने कवर कर रखा है। दूर से ही काफी हैवी होने की फीलिंग दे रहा होता है। जियान इस कलरन की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेता है। जैसे ही उसने अपना मुंह खोला था, एक फ्लेम का क्लस्टर वहां से बाहर आ गया था। जियान की चुटकी बजाते ही ये फ्लेम का क्लस्टर उसके अंदर एंटर करता है। हेवनली फ्लेम का ये छोटा सा क्लस्टर उस कलर में एंटर होके बड़ा हो गया था। जैसे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है, आसपास का माहौल काफी हॉट होने लगा था। उसके एक इशारे पे फ्लेम और भी राइज करने लगती है। एक के बाद एक मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हम उसकी स्टोरेज रिंग से बाहर आते हुए देखते हैं। इस रॉक प्लेटफॉर्म के ऊपर की जो सरफेस थी उसे एक दुई की एनर्जी ने कवर करके रखा था। ये छोटे छोटे लाइट के क्लस्टर्स जैसी लग रही थी। अब टाइम आ गया था इस हेवन सोल ब्लडबोन पिल के फॉर्मूले को याद करने का, जो इस रिफाइनिंग प्रोसेस के क्रिटिकल पैरामीटर्स थे। जियान के दिमाग में वो तुरंत ही अपीयर होते हैं। ये कुछ ऐसा था, हेवन सोल ब्लडबोन पिल ये टियर 7 की मेडिसिनल पिल है। इसके इफेक्ट्स बहुत ही शॉकिंग है। इसका इस्तेमाल किसी के कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्रूव करने में और ट्रेनिंग टैलेंट को इंक्रीज करने में किया जाता है। इसमें यूज करने वाली जड़ी बूटियों को ढूंढना काफी डिफिकल्ट है। इनका टोटल नंबर है 72, जिसमें से 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि है ड्रैगन ब्लड गोनोडोमा, ब्लड स्पिरिट फ्रूट, मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन और एक लेवल 7 या फिर उससे हायर लेवल के बीस्ट का एसेंस ब्लड। ये चारों ही इंग्रेडिएंट्स बहुत ही ज्यादा प्रीशियस थे। खासकर इनके रिफाइनमेंट प्रोसेस की बहुत ही हार्श रिक्वायरमेंट्स थी, जिनका ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। इतनी सारी जड़ी बूटियों की जरूरत जियान को पहली बार पड़ रही थी। जब मास्टर याओलाओ ने उस ग्राउंड स्पिरिट पिल के लिए इंग्रेडिएंट्स ढूंढने के लिए बताए थे, उनका नंबर भी इतना ज्यादा खतरनाक नहीं होता है। वेल, ग्राउंड स्पिरिट पिल की बात कर रही है तो वो फॉरेन हार्ट फ्लेम को सबड्यू करने के लिए यूज करी गई थी। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि ये हेवन सोल्ड ब्लडबोन पिल कितनी एक्सट्रीम लेवल की पिल है। जो भी उसके दिमाग में कंफ्यूजन वाले थॉट्स आ रहे थे, जियान उन्हें भी तुरंत ही एक्सपेल कर देता है। आगे की तरफ देख के उस कलरन का टेम्परेचर सेंस करता है। मामला सही पाने पे हम उसे एक हल्के से नोड करते हुए देखते हैं। उसके हाथ के आगे जाते ही एक ग्लो फ्लैश हुआ था। ये तुरंत ही ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्लड रेड गैनोडर्मा में। तुम लोग देख रहे हो कितनी खतरनाक शब्दों को बोलना पड़ रहा है। इसी बात पे जाकर लाइक ठोक दो। ये हेवन सोल ब्लडबोन पिल के सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स में से एक था। भले ही ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा में ड्रैगन का नाम आता हो, लेकिन इसमें कोई रियल ड्रैगन ब्लड नहीं होता था। पर फिर भी इसे फॉर्म होने के लिए बहुत डिफिकल्ट कंडीशंस थी, क्योंकि इसके फॉर्म होने के लिए करीब 3 स्नेक शेप्ड मैजिकल बीस्ट के ब्लड की जरूरत होती थी। इसे अब्सॉर्ब करने के बाद ये ग्राउंड से बाहर आता है। जब वो इस गैनोडर्मा को टच करता है तो जियान इसके अंदर की प्योर एनर्जी को सेंस कर पा रहा था। हम देखते हैं जियान को अपनी फिंगर को फ्लिक करते हुए, जिससे ये गैनोडर्मा एक रेड लाइट में टर्न होकर उस कलर में एंटर करता है। इस ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा को पाके सो रही जेड ग्रीन फ्लेम इसके ऊपर टूट पड़ती है। अब ये पूरा पूरा एक ही बार में निगल लिया गया था। इसके बाद जियान अपनी 10 उंगलियों को आगे ले जाता है। तुरंत ही हवा में कई लाइट स्पॉट्स क्रिएट हो गए थे, जो कि अपने आप को 10 स्ट्रिंग्स में डिवाइड कर लेते हैं। बिना किसी हेजिटेशन के ये भी मेडिसिनल कलर में एंटर कर जाते हैं। सीन कुछ ऐसा है कि ये ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा की काफी कोल्ड प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ये फायर से कांटेक्ट में आएगा, ये तुरंत ही खुद ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो कोई अगर इसे लिक्विड फॉर्म में रिफाइन करना चाहता है तो उसे और भी कोल्ड प्रॉपर्टीज की जड़ी बूटियों की जरूरत होगी। कुछ इसी तरीके की ये 10 जड़ी बूटियां थी। ये गैनोडर्मा की उस फायर को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करेंगी। इतनी सारी जड़ी बूटियों को एक बार में रिफाइन करना किसी की स्पिरिट के लिए काफी हार्श था। अच्छी बात यह है कि जियान ऑलरेडी इसको अटेम्प्ट करने की क्वालिफिकेशंस रखता है। जैसे ही ये इंग्रेडिएंट्स उस फ्लेम के कांटेक्ट में आते हैं, हम इन्हें तुरंत ही विदर होते हुए देखते हैं। फाइनली इनका एक्चुअल फॉर्म ट्रांसफॉर्म हो गया था एक पाउडर में। इस पाउडर से मेडिसिन लिक्विड के प्योर ड्रॉप्स बाहर आने लगते हैं। जियान अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से इन्हें काफी प्रिसाइजली कंट्रोल कर रहा था। अगले ही पल में एक एक होके उस ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा में समाने लगे थे, जो कि अभी काफी सूखता जा रहा है। जैसे ही मेडिसिन लिक्विड के ड्रॉप उस गैनोडर्मा में ऐड होते हैं, उसका वो ब्लड रेड कलर भी फेड होने लगा था। ये प्रोसेस कुछ समय के लिए चलती रहती है। एंड में जाके उस ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा का रंग हो गया था पेल व्हाइट, जिसपे जियान कुछ ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि जिस चीज का जियान को इस्तेमाल करना था वो इस ड्रैगन ब्लड गैनोडर्मा के अंदर नहीं थी, बल्कि ये थी इसकी ब्लड रेड स्किन। हेवन सोल्ड ब्लडबोन पिल के लिए इसे ही रिफाइन करना
था। जैसे ही और भी ड्रॉप्स इस लाल स्किन के ऊपर पड़ते हैं तो फिर एक कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर ये मेल्ट होने लगी थी। कुछ ही मिनट्स के बाद यहाँ पे एक लाल रंग का लिक्विड अपीयर होता है। जब पहली रिफाइनमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो जियान भी रिलीफ फील कर रहा था। जियान के एक ही इशारे पे फ्लेम ने इस लिक्विड को कवर कर लिया था। थोड़े से और टेम्परेचर को बढ़ाने से अब इसका साइज और भी श्रिंक होने लगता है। साथ ही में इस लिक्विड का कलर और भी डेंस होता जा रहा था। जब तक ये एक अंगूठे के आकार का होता है तब तक ये लिक्विड और भी विस्कस हो गया था। ये देख के जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। समय आ गया था दूसरे इंग्रेडिएंट का। चुटकी बजाते ही एक और लाइट आगे जाती है। फाइनली ये लाइट ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक व्हाइट कलर के फ्रूट में। इस फ्रूट की पूरी बॉडी में छोटे छोटे होल्स थे। ये वही सो कॉल्ड बोन स्पिरिट फ्रूट था। इनकी इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करना काफी एग्जॉस्टिंग होता है। अगर किसी को स्पेशल रिफाइनमेंट्स के मेथड नहीं आते हो तो उन्हें रिफाइन करने में काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। खासकर ड्रैगन ब्लड गंडोरमा, बोन स्पिरिट फ्रूट और मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन के लिए काफी लागू होता है। पिछले इंग्रेडिएंट से इस बोन स्पिरिट फ्रूट की रिफाइनमेंट और भी डिफिकल्ट थी क्योंकि जियान को इसे सक्सेसफुली व्हाइट कलर के ड्रॉप में रिफाइन करने के लिए 20 तरीके के और इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है सो दैट वो इसे न्यूट्रलाइज कर सकें। बोन स्पिरिट फ्रूट के रिफाइन करने के बाद जियान मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन को भी फेंक देता है। अरे फेंक देता है मतलब उस कलरन के अंदर। ये सो कॉल्ड मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन काफी टफ थी। ये एग्जैक्टली ना ही वुड होती है ना ही गोल्ड। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग इसके बारे में थी वो था इसका फायर रेजिस्टेंस। भले ही जियान के पास ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम की हेल्प हो उसके बाद भी उसे करीब 2 घंटे लग जाते हैं सिर्फ इसमें एक क्रैक लाइन बनाने के लिए। जैसे ही इसकी सरफेस में क्रैक हुआ था हम करीब 20 और लाइट के क्लस्टर्स को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। फाइनली जियान ने इन्हें भी रिफाइन कर लिया था। ये प्योर एनर्जी के ड्रॉपलेट्स में चेंज होके उस ग्रीन वाइन के ऊपर चिपक जाते हैं। इतनी सारी जड़ी बूटियों के न्यूट्रलाइजिंग इफेक्ट्स की वजह से अब ये मिस्टीरियस स्काई ग्रीन वाइन काफी सिकुड़ सी गई थी। 1 घंटे के और रिफाइनमेंट को ये सह नहीं पाती। हम इसे एक पाउडर में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखते हैं। थोड़ी देर बाद ये पेल ग्रीन पाउडर एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो गया था। ये सब किया था जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने। जब ये 3 तरह के मेन इंग्रेडिएंट्स रिफाइन हो जाते हैं तो फिर जियान के साथ एल्डर सूरजान का ग्रुप भी रिलीफ फील करता है। उसकी इस रिफाइनिंग की वजह से सभी की आंखों में चमक आ गई थी। भले ही यहाँ पे मैक्सिमम लोग रिफाइनिंग के बारे में ज्यादा नहीं जानते हो पर वो जियान की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की स्मूथनेस को फील कर पा रहे थे। अब इनर एकेडमी और भी नॉइजी हो जाती है। अच्छी बात यह है कि ये नॉइज जियान के कानों तक नहीं पहुंच रहा था। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद वो अपने ध्यान को दोबारा से फोकस्ड कर लेता है। कुछ सोचने के बाद उसने एक जेड ग्रीन बोतल को बाहर निकाला था। जैसे ही जियान इस बोतल को टिल्ट करता है हम इसमें से ग्रीन ब्लड की ड्रॉप को बाहर आते हुए देख सकते हैं जो कि जियान के सामने आके फ्लोट करने लगा था। भले इस ड्रॉपलेट का साइज बहुत छोटा हो लेकिन जो ये अपने अंदर फ्राइटनिंग एनर्जी को कंटेन करता था उसे कोई भी अंडर एस्टिमेट नहीं करेगा। तो मैं याद दिला दूं ये वही ब्लड है जिसे जियान ने रिफाइन किया था उस मिस्टीरियस मैजिकल बीस्ट की कॉर्प्स से। जब ये मैजिकल बीस्ट अलाइव होगा डेफिनेटली उसकी स्ट्रेंथ 2 जोन के करीब की होगी और इस हेवल सोर्ड ब्लड बोन पिल के रिफाइनमेंट में कुछ इसी तरीके की ब्लड एसेंस की जरूरत थी। अगर जियान इस ड्रॉप ऑफ ब्लड को यूज करता है और ये रिफाइनमेंट सक्सेसफुल होती है तो फिर बनने वाली पिल काफी ज्यादा हायर लेवल की होगी। जैसे ये ड्रॉप ऑफ ब्लड अपीयर हुआ था कई एल्डर्स का ध्यान तुरंत ही फोकस्ड हो गया था। लग तो ऐसा रहा था जैसे उन्होंने कुछ सेंस किया है। हम सभी के चेहरों को थोड़ा सा बदलते हुए देखते हैं। नॉर्मली जियान इसे बिल्कुल यूज नहीं करता पर लड़की का चक्कर सब करवा देता है भैया। उसके एक इशारे पे ये ब्लड उस कल्डरन के अंदर एंटर हो गया था। ये हरे रंग की बूंद जैसे ही कल्डरन में एंटर करती है तुरंत ही इसके अंदर की स्ट्रेंथ फूट पड़ी थी। कल्डरन में माहौल काफी केओटिक हो जाता है। इसे सेंस करके जियान का एक्सप्रेशन भी चेंज हो गया था। हम उसके चेहरे पे एक हेजिटेशन को फ्लैश होते हुए देखते हैं लेकिन एक क्विक डिसीजन के बाद वो ड्रैगन ब्लड गैनेडोरमा, बोन स्पिरिट फ्रूट और मिस्टीरियस ग्रीन वाइन से रिफाइन करे हुए लिक्विड और पाउडर को उस कल्डरन के अंदर भेज देता है। ये तीनों ही आइटम्स काफी फ्राइटनिंग एनर्जी को कंटेन करते थे। अच्छी बात यह है कि कल्डरन में जाने के बाद वो ज्यादा उछल कूद नहीं करते। ये देख के जिया थोड़ा सा रिलैक्स होता है पर उसका ये रिलैक्सेशन बस आधे सेकंड के लिए लास्ट किया था क्योंकि अगले ही पल में उस ग्रीन ब्लड में से काफी खतरनाक लेवल की एनर्जी बाहर आती है। ये एनर्जी बहुत ही वाइल्ड और वॉयलेंट थी। इसकी रिपल्स मेडिसिनल कल्डरन के वॉल से टकराने लगती हैं। जब एक बड़ी सी वेव उस कल्डरन से टकराती है तो वहां से प्रोड्यूस होता है एक लाउड साउंड जो कि पूरी की पूरी एकेडमी को सुनाई दिया था। इस वजह से थिक मेडिसिनल कल्डरन भी ट्रेम्बल हो गया था। अगर वो कोई ऑर्डिनरी मेडिसिनल कल्डरन होता तो फिर शायद इस एनर्जी की इरप्शन की वजह से वो पूरी तरीके से तबाह हो जाता। जियान इतनी क्योटिक एनर्जी को सेंस करके काफी टेंशन में था। वो सेंस करता है कि इस कल्डरन के अंदर एक एनर्जी का वर्ल्ड पूल बन गया है। ये एनर्जी इतनी वायलेंट है जिसे शब्दों में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। अभी भी इसमें से कई एनर्जी रिपल्स छूट रही थी जो कि क्लैंक क्लैंक साउंड के साथ उस मेडिसिनल कल्डरन की वॉल्स में टकराती हैं। पूरी एकेडमी में फैल रहे इस साउंड को सुन के लोग समझ जाते हैं कि जियान की इस रिफाइनमेंट में कुछ न कुछ परेशानी तो आ गई है। एक एल्डर हल्की आवाज में पूछता है, फर्स्ट एल्डर हमें अब क्या करना चाहिए? अभी सूचियान का एक्सप्रेशन भी काफी सोलम था। वो एक डीप आवाज में कहते हैं कि हम यहाँ पे आकर क्या ही कर सकते हैं। एक पिल को रिफाइन करना किसी से फाइट करने से
काफी ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है। इस मैटर में हम कुछ खास हेल्प नहीं कर पाएंगे। पूरी सिचुएशन को जियान को अकेले ही संभालना होगा। अगर हम यहाँ पे कोई भी रैंडम एक्शन लेते हैं तो फिर वो जियान को डिस्टर्ब करेगा। और तो और एक लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने के चांसेस भी काफी लो होते हैं, क्योंकि जियान अभी लेवल 7 का एल्केमिस्ट नहीं है, तो फिर इसमें फेलियर भी एक नॉर्मल बात है। सूचियान की ये बात सुन के वो एल्डर भी काफी हेल्पलेस फील करता है। इग्नोर करने के साथ वो पीछे हट गया था। इन लाउड बैंगिंग साउंड्स की वजह से जब पूरे एनर अकेडमी में शोर मचा हुआ था, तब जियान का पूरा ध्यान फोकस्ड होता है इस कल्डरन के अंदरूनी हिस्से में। अपनी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का यूज करते हुए जियान ने इस पूरे कल्डरन के हर एक पार्ट को कवर कर लिया था। वो जानता था कि उसकी करंट एल्केमी स्किल्स के साथ एक लेवल 7 की पिल को रिफाइन करने के चांसेस कितने लो हैं। इवन जो एल्केमिस्ट लेवल 7 पे पहुंचने के बाद इस तरीके की पिल को रिफाइन करने की कोशिश करते हैं, वो भी पहली बार में सक्सेसफुल नहीं होते। एक इंस्टेंट के बाद हम जियान की आंखों को जेट ग्रीन फ्लेम में चेंज होते हुए देखते हैं। तुरंत ही कल्डरन के अंदर की भी फ्लेम राइज होने लगी थी। वो देख पा रहा था कि कल्डरन के अंदर की बैटल काफी इंटेंस हो चुकी है। तभी वो एक चीज को रियलाइज करता है। जियान बड़बड़ाते हुए कहता है, अच्छा ये रीजन है। मेडिसिनल रिफाइनिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जड़ी बूटियों के अलग अलग प्रॉपर्टीज का मर्ज होना। इस मर्जर में बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज कंट्रोल की जरूरत होती है। ये रीजन होता है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होने का। जिसकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ पावरफुल होगी, उसके सक्सेस होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। कल्डरन में होने वाली अनएक्सपेक्टेड चेंज जियान के एक्सपेक्टेशन से बाहर था। जियान ने इसके मेडिसिनल फॉर्मूला को फॉलो करते करते बाकी के प्रीवियस इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन कर लिया था। इनमें कोई भी मिस्टेक नहीं थी, लेकिन फिर भी परेशानी आई है। इसका कुछ न कुछ तो रीजन ही होगा। जियान रियलाइज करता है कि अभी कुछ न कुछ ऐसा है जो वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। पहले जियान इस चीज के बारे में पूरी तरीके से अनअवेयर था। हम उसकी आंखों में एक अंडरस्टैंडिंग की लाइट को फ्लैश होते हुए देखते हैं। ये प्रॉब्लम ना ही ओरिजिनेट हो रही थी उस मेडिसिनल पाउडर से, ना ही उस लिक्विड से, लेकिन ये परेशानी आई थी उस ड्रॉप ऑफ ग्रीन ब्लड से। ये मैजिकल बीस्ट की उस कॉर्प्स से रिफाइन किया गया था। इसके अंदर की वायलेंट एनर्जी ने हेवन सोल ब्लडबोन पिल की रिक्वायरमेंट्स को एक्सीड कर दिया था, क्योंकि ड्रैगन ब्लड, गैनोडर्मा, बोन स्पिरिट फ्रूट और उस मिस्टीरियस ग्रीन वाइन को इसे न्यूट्रलाइज करने में काफी डिफिकल्टी हो रही थी। बेसिकली इस ग्रीन ब्लड से उसकी स्ट्रेंथ कंपेरेबल ही नहीं है। इन्हें दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि इस ब्लड की स्ट्रेंथ इन जड़ी बूटियों से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से ये इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रॉब्लम के सोर्स को जानने के बाद भी जियान रिलैक्स नहीं होता, क्योंकि अगर उसने इस ब्लड की स्ट्रेंथ को न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया तो फिर उसे किसी और ब्लड की जरूरत होगी जो कि लेवल 7 के बीस्ट से आया हो। खराब किस्मत की बात यह है कि जियान ने ऐसे ब्लड को पहले प्रिपेयर ही नहीं किया है। इस वजह से बस न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन बचा हुआ था। जैसे ये थॉट उसके दिमाग में फ्लैश होता है, उसकी आंखें दोबारा से फोकस्ड हो गई थी। हम उसे अपने हाथ को वेव करते हुए देखते हैं, जैसे कई लाइट्स उस मेडिसिनल कल्डरन में एंटर करती हैं। उन्हें अब जेड ग्रीन फ्लेम ने कवर कर लिया था। कुछ ही मिनट्स के बाद ये जड़ी बूटियां उस पेल ब्लड लिक्विड में मिल जाती हैं। ये सब जियान की प्रिसाइज कंट्रोल के अंदर हो रहा था। अब वो ये सेंस कर पा रहा था कि इस ब्लू कलर के लिक्विड की स्ट्रेंथ काफी जेंटल हो गई है। अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है तो ये वही लिक्विड है जो कि 3 की इंग्रेडिएंट से बना हुआ था। जियान के एक इशारे पे ये लिक्विड सीधा जाके उस ग्रीन ब्लड में मिल जाता है। ये लिक्विड का ड्रॉप कई मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स की स्ट्रेंथ को कंटेन करता था। इस वजह से वॉलेंट एनर्जी के कांटेक्ट में आते ही इसने अपने इफेक्ट्स को दिखाना शुरू कर दिया था। हम देखते हैं उस लिक्विड ब्लड की सरफेस को तुरंत ही श्रिंक होते हुए। ये कई बार अपनी शेप को चेंज करता है। इस सीन को देख के जियान थोड़ा सा रिलीफ फील कर रहा था। अब पता नहीं यहाँ पे इतनी उछल कूद क्यों हो रही है, लेकिन जियान का वो खुशी वाला एक्सप्रेशन दोबारा से स्टिफ पड़ गया था, क्योंकि उसने उस ब्लड में से एक काफी प्रेशराइजिंग फीलिंग को सेंस किया था। ये प्रेशर इतना डेंस था जिससे जियान के शरीर की दुखी काफी स्लगिश हो गई थी। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस ग्रीन लिक्विड पे। थोड़ी देर तक शांत होने के बाद ये दोबारा से वॉलेंट होने लगता है। अब इसमें से कैसी एनर्जी इरप्ट हो रही थी जिससे अच्छे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाएं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। जैसे ये अनएक्सपेक्टेड चेंज ऊपर होता है, इसे सेंस कर रहे सभी लोगों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। इस ब्लड में से रिलीज हो रहे इस प्रेशर की वजह से इवन एल्डर सूचियान को भी शॉक फील हो रहा था। एक एल्डर कहता है क्या हुआ, तो दूसरा एल्डर कहता है कि जियान ने जो ग्रीन रेड ब्लड बाहर निकाला था, डेफिनेटली उसमें कुछ परेशानी होगी। आखिर ऐसा कौन सा मैजिकल बीस्ट है जिसका ये एसेंस ब्लड बाहर आया है, क्योंकि इतने पावरफुल प्रेशर को इवन लेवल 7 स्टार के मैजिकल बीस्ट भी अनलीश नहीं कर सकते। प्लेटफॉर्म के आसपास सभी एल्डर्स के चेहरों पे काफी शॉक्ड एक्सप्रेशंस थे। एल्डर सूचियान और शाओशियान भी ग्लेंसेस को एक्सचेंज करते हैं। इनकी आंखों में एक सोलम एक्सप्रेशन फ्लैश होता है। इस प्रेशर को देखने से ये पता लग रहा है कि इस एसेंस ब्लड का जो ओनर होगा वो डेफिनेटली बहुत ही टेरिफाइंग स्ट्रेंथ को पोजेस करता होगा। काफी हद तक उसका लेवल 8 भी पहुंच चुका होगा, क्योंकि जिया और जियान ने इसे सीक्रेटली रिफाइन किया था, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियान को एसेंस ब्लड कहां से मिला। खैर, जब सभी यहाँ पे स्टंट फील कर रहे थे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया था कि जियान जो कि लिटिल फेई डॉक्टर की साइड में खड़ी हुई है, उसकी आंखें एक पर्पल ऑरे को रिलीज कर रही थी। इस समय जियान का पूरा ध्यान भी इस ग्रीन कलर के ब्लड पे ही था। वो कुछ सोचने के बाद कहता है, मोशिंगटियान ने ऑक्शन के टाइम पे बताया था जब ये मैजिकल बीस्ट जिंदा रहा होगा, इसकी
स्ट्रेंथ लेवल 7 स्टार के पीक पे पहुंच चुकी होगी और तब ये लेवल 8 में ब्रेक थ्रू करने वाला होगा। बट उस लेवल का बीस्ट भी इस तरीके की ऑरे को रिलीज नहीं कर सकता, खासकर जब ये प्रेशर उसके एसेंस ब्लड के एक ड्रॉप में से रिलीज हो रहा हो। लगता है उस मैजिकल बीस्ट का बैकग्राउंड काफी टेरिफाइंग होगा। हम जियान की आइज को ग्लो करते हुए देखते हैं। ये ग्रीन रेड ब्लड जिस प्रेशर को एमिट कर रहा था उसकी वजह से पूरा इक्विलिब्रियम डिस्ट्रॉय होता जा रहा था। लगता है इस ब्लड के ड्रॉप के अंदर कुछ रेमिनेंट इंस्टिंक्ट रह गई हैं। ये इंस्टिंक्ट इसके ब्लड लाइन से ओरिजिनेट होती है, जिसकी वजह से ना ये किसी को अलाउ करता है खुद को रिफाइन करने के लिए और ना ही ये अब्सॉर्ब होना चाहेगा। जियान कहता है रिगार्डलेस जिंदा होने पे तुम कितने पावरफुल रहे हो, लेकिन अब तुम्हारी औकात बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड में रह गई है। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ कि आज मैं तुम्हें सबड्यू नहीं कर पाऊंगा। इस ब्लड के रेजिस्टेंस की वजह से अब जियान की भी सनकने लगी थी। एक कोल्ड स्नॉट के साथ अपनी फिंगर को फ्लिक करता है। एक और ड्रैगन ब्लड गैनाडोर्मा उसके हाथ में अपीयर होता है। हम देखते हैं दोबारा से फ्लेम को राइज होते हुए, जिसने इस गैनाडोर्मा को सॉलो कर लिया था। तुरंत ही जियान के स्टोरेज रिंग से बहुत ही सारी जड़ी बूटियां बाहर आती हैं। ये एक के बाद एक फ्लेम में एंटर कर रही थी। भले ही इस ब्लड के रेजिस्टेंस के बारे में जियान ने एक्सपेक्ट नहीं किया हो, लेकिन इससे जियान कह सकता था कि इसके अंदर की एनर्जी कितनी फ्राइटनिंग है। अगर वो इससे सक्सेसफुली हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल को रिफाइन करेगा तो उसकी क्वालिटी डेफिनेटली बहुत हाई होने वाली है। ये हेवन सोल ब्लडबोर्न पिल जियान कर रहा था मेडुसा के लिए रिफाइन। जियान की इंस्टिंक्ट उसे बता रही थी कि ये पिल रिफाइन वो अपने बेटे या फिर बेटी के लिए कर रहा है। इस वजह से जियान उनके लिए बस बेस्ट ही करेगा। अगर उसे पिल को रिफाइन करना ही है तो फिर उसकी क्वालिटी भी टॉप नॉच होनी चाहिए। अब यही ख्याल जियान के दिमाग में दौड़ने लगा था। हम उसके हाथ की फ्लेम में एक और रेड ब्लड के ड्रॉपलेट को देख सकते हैं। अब उसकी आंखें भी एकदम लाल हो गई थी। चुटकी बजाते ही ये ब्लड ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक रेड फिगर में, जो कि सीधा उस ग्रीन ब्लड की तरफ चला जाता है। जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो उस ग्रीन ब्लड की वायलेंट एनर्जी काफी वीक हो गई थी, लेकिन इसके जस्ट अपोजिट इसका प्रेशर और भी इंक्रीज हो जाता है। थोड़ी देर बाद जियान देखता है एक ब्लरी फिगर को। ये काफी बड़ा मैजिकल बीस्ट था जो कि कल्डरन से बाहर निकल के जियान के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। इस इल्यूजनरी बीस्ट का हेड अपीयर नहीं हुआ था, फिर भी जियान के मुंह से एक मफल्ड साउंड बाहर आया था। वो ये रियलाइज करके एकदम शॉक्ड हो गया था कि उसकी स्टेबल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ एकदम वीक होने लगी है। उसकी आंखों का शॉक और भी डेंस होता जा रहा था। वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है कि लगता है मैं काफी ज्यादा लकी रहा हूँ। अच्छी बात है मैंने इस ब्लड को डायरेक्टली सॉलो नहीं किया, वरना ये चीज मेरी पूरी बॉडी को बर्बाद कर देती। मेडिसिनल पिल का पूरा रिफाइनमेंट इस ब्लड की वजह से रुक गया था। उसे जल्दी से इसके प्रेशर को एक्सपेल करना होगा, वरना ये पिल बिल्कुल रिफाइन नहीं होने वाली। हाँ मैं भी फील कर रहा हूँ राइटर बहुत बकवास कर रहा है, लेकिन बिलीव मी अभी तक काफी स्किप कर चुका हूँ। इस ट्रबल सिचुएशन को देख के सभी की आंखें एकदम सॉलम हो गई थी। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है शिंगलैन की तरफ। अपनी आईब्राउज को वर्टिकल करके वो कहती है आई वंडर ब्रदर जियान को ये वाला ब्लड कहाँ से मिला होगा, क्योंकि इस मैजिकल बीस्ट का बस एक ड्रॉप ऑफ ब्लड इतने फ्राइटनिंग प्रेशर को पोजेस करता है। जहाँ तक मुझे पता है सेंट्रल प्लेन्स में सारे के सारे मैजिकल बीस्ट के ट्राइब मेंबर्स के स्पिरिचुअल टैबलेट्स उनके पास होते हैं। इन स्पिरिचुअल टैबलेट्स के अंदर रेमिनेंट स्पिरिट का थ्रेड होता है। जब तक ये थ्रेड ब्रेक नहीं होगा बीस्ट के ब्लड एसेंस को कोई ऑब्टेन नहीं कर सकता। देखने से कुछ ऐसा ही सीन यहाँ पे लगता है, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात है ये तो ब्लैक कॉर्नर रीजन है। आखिर स्पिरिचुअल टैबलेट को पोजेस करने वाला मैजिकल बीस्ट यहाँ पे कैसे आया? ऑफ कोर्स जियान इस बात से पूरी तरीके से अनअवेयर था कि ये डैम मैजिकल बीस्ट किसी स्पेशल ट्राइब से बिलोंग करता है, क्योंकि अभी उसकी खटिया तो बस एक ग्रीन ब्लड के ड्रॉपलेट नहीं खड़ी कर दी है। दूर खड़ी जिया अचानक से एक हेडेक फील करती है। उसकी दोनों आईज एकदम पर्पल हो चुकी थी। हम देखते हैं उसकी बॉडी को तुरंत ही उस प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़ते हुए जो स्पेशल वैरियर हेडमास्टर के द्वारा प्लेस किया गया है। उसका अभी जिया को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। जियान का ध्यान भी उसके ऊपर चला गया था। वो हेल्पलेसली अपने हाथों को वेव करते हुए कहता है कि लड़की तुम्हारे लिए पिल्स को रिफाइन करने का भी मेरे पास टाइम नहीं है। जिया इसका रिप्लाई करती है कि अगर तुम जड़ी बूटियों से इस ब्लड के प्रेशर को एक्सपेल करना चाहते हो तो डेफिनेटली तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि ये प्रेशर इसकी ब्लड लाइन से ओरिजिनेट हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं पता है कि ये फेलो कौन सा मैजिकल बीस्ट है, लेकिन इसका बैकग्राउंड काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। ऐसा भी हो सकता है ये किसी एंशिएंट मैजिकल बीस्ट की ट्राइब से आता हो। ये बात सुन के जियान थोड़ा स्टार्टल्ड हो गया था। हम देखते हैं उसके चेहरे पे एक हेल्पलेस स्माइल को। अभी वो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था कि इस ब्लड का ओनर किसी मैजिकल बीस्ट ट्राइब से बिलोंग करता है जो कि एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रही है। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, अगर वो इस ड्रॉपलेट के प्रेशर को नहीं मिटा सकता तो इतनी सारी जड़ी बूटियां और उसके एफर्ट्स एकदम वेस्ट हो जाएंगे। जिया भी कल्डरन की तरफ इस ब्लड को काफी ध्यान से देखती है। धीरे धीरे करके उसकी आंखों का पर्पल ग्लो और भी डेंस होता जा रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के वो अपनी टंग को बाइट करती है। तुरंत ही वो ब्लड जो कि पर्पल शाइन कर रहा था जियान के सामने आके फ्लोट करने लगता है। जिया कहती तुम मेरे ब्लड को यूज करो। इस खून की बूंद को देख के जियान एकदम स्टन्ड रह जाता है। इसके पर्पल लस्टर को देख के जियान कहता है कि क्या तुम्हारा ब्लड इसके प्रेशर को एक्सपेल करेगा? ये सुन के तो जिया एकदम प्राउड फील करने लगी थी। जिया अपनी नाक आसमान की तरफ करके बोलती है भले ही मुझे ये नहीं पता है कि मैं किस तरीके की मैजिकल बीस्ट हूँ, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही हैं कि मेरे ब्लड का प्रेशर इससे भी काफी ज्यादा खतरनाक है। इस छोटी सी लड़की को देख के जियान काफी कंफ्यूजन में था। थोड़ी सी थिंकिंग
समझने के बाद वो लेता है एक डीप ब्रेथ। करंट सिचुएशन ऐसी है कि उसे हर एक चीज को ट्राई करना होगा, क्योंकि अगर ये रिफाइनमेंट फेलियर रही तो उसे ये पूरा प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा। ये सोचने के साथ ही वो आगे की तरफ एक इशारा करता है। हम देखते हैं उस ब्लड के ड्रॉप को आगे की तरफ फ्लोट करते हुए, जो कि सीधा उस कल्डरन में एंटर कर गया था। जैसे इसकी लैंडिंग होती है उस ग्रीन ब्लड पे, ये दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। हमारी छोटी मॉन्स्टर के ब्लड की वजह से तुरंत ही यहाँ पे एक साइलेंस फैल गया था। जियान ये डिस्कवर करके बिल्कुल स्टन्ड रह जाता है कि इस ग्रीन ब्लड से एमिट हो रहे प्रेशर ने अब स्कैटर होना शुरू कर दिया था। कल्डरन में हुए इस चेंज पे जियान बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रहा था। फर्क बस इतना था कि उसकी पूरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ने कल्डरन को कवर करके रखा है। वो ये अच्छे से सेंस कर पा रहा था कि ग्रीन लिक्विड इतना डर चुका है जैसे इसका सामना इसकी मौत से हो गया हो। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जिस ब्लड के प्रेशर ने सभी को हेडेक दे रखा था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाता है। ये पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन बस जिया की वजह से थी। अभी जिया एक प्राउड पोस्चर में खड़ी हुई होती है। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है जियान की तरफ। अभी उसके दिल में एक अनसर्टेनिटी और क्यूरियोसिटी थी। अब वो ये जानना चाहता था कि इस लड़की का रियल फॉर्म क्या है। अब ये पिल रिफाइनिंग सक्सेसफुल होगी या फिर नहीं, ये हमें जानने को मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे पता है कि कुछ लोग ये कहने वाले हो को इतना डिटेल में क्यों बता रहे हो। सीन कुछ ऐसा है कि क्वीन मेडुसा के लिए हेवन सोल ब्लडबोन पिल काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रीजन ये है कि एक लेवल 7 की पिल है। तीसरा रीजन ये है कि जियान पहली बार लेवल 7 की पिल रिफाइनमेंट कर रहा है। चौथा रीजन ये है कि यहाँ पे सेंट्रल प्लेन्स में रहने वाली ट्राइब्स के बारे में थोड़ा डीपली बताया जा रहा है, जिससे एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाए। और पांचवा रीजन ये है कि राइटर ने खुद ही इतना बड़ा लिखा है। तुम्हारा भाई तो कोशिश कर रहे थे शॉर्ट में बताने की, लेकिन इन तीनों चैप्टर्स में यही था। फिर भी किसी को खुजली हो रही हो तो शीशे मुंह देख ले, क्योंकि यहाँ पे बोल बोल के तो मेरा गला सूख गया है। बेसिकली इंपॉर्टेंट इवेंट था, इस वजह से यहाँ पे इतना फोकस किया गया था। ठीक है, अब तुम्हारे क्या विचार है इस एपिसोड के बारे में तो मैंने कमेंट्स में जरूर बताना। मैंने इस एपिसोड में एक चीज जानबूझ के गलत बोली है, जिससे ज्यादा खुजली होती है वो कमेंट्स में बताओ मैंने क्या गलत बोला। मुझे सपोर्ट करने के लिए कर सकते हो तुम इस चैनल को ज्वाइन करने का ऑप्शन तुम्हें चैनल के होम पेज पे मिलेगा। खैर अगर पिछले वाले एपिसोड को नहीं देखा है तो उसे चेक करो तुम लेफ्ट साइड में क्लिक करके। राइट साइड में मैं चिपका दूंगा नेक्स्ट एपिसोड को, जो कि काफी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, टाटा बाय बाय।